Last time we finished our topic of molecular characteristics. Totally fixed on that. The next one is our चैप्टर 1 में हमारे पास दो टॉपिक है। एक हम कर चुके हैं मोलर एनर्जेटिक नंबर and second and last is this chemical stoichiometry. First O is sign. बनता है pronunciation stoichiometry. आसान लफ्जों में it is chemical calculation based on balanced chemical equation. तो अगेन इस टॉपिक में भी एक दो चीजों के कॉन्सेप्ट के बाद हमारा फोकस कैलकुलेशन पर ही है, न्यूमेरिकल्स पर ही है, जो कि मोल और एवोगैड्रो नंबर पर ही डिपेंड करते हैं। तो उसी को हम अप्लाई करेंगे ऑन फर्दर सिचुएशंस इन केमिस्ट्री। तो सबसे पहले इसकी फॉर्मल सी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय केमिकल स्टोइचियोमेट्री? इसे हम डिफाइन करते हैं एज branch of chemistry which with relation amount of reactant and product with the help of balance chemical से कोई भी ऐसा नहीं है रिस्पेक्टिव कि आपने अपनी 9th-10th किस बोर्ड से की है जिसने ये ना पढ़ा। हाँ, ये हो सकता है कि हमने ये नाम ना लिया। तो स्टोइचियोमेट्री का नाम हम बार बार छोटी क्लासेस में यूज नहीं करते कि बच्चा इसके प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग नहीं करा सकता। अब काम की जो बात इसमें लिखी ये सबने की है। चलिए फर्स्ट ईयर में हम उससे थोड़ा सा व्हाट इज दिस? ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। तो इसका ताल्लुक किस बात से है? यहाँ से बात करेंगे। इसका ताल्लुक है रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और बात करूँ तो इट इज द relation between amount of reactant and product. तो अब सबसे पहले आवाज ये आएगी कान में, what do we mean by reactant and product? तो जब मैंने अपने केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने आपसे कहा था स्टडी ऑफ मैटर, और फिर कहा था कि मैटर मे बी प्योर और मे बी इम्प्योर। फिर कहा था द प्योर सब्सटेंसेस आर ईदर एलिमेंट और कंपाउंड एंड इम्प्योर आर कॉल्ड मिक्सचर। हमने एलिमेंट को डिफाइन किया, उनके सिंबल्स, उनके एटॉमिक मास, अच्छा खासा काम उस पर किया। कंपाउंड और मिक्सचर के लिए सिर्फ एक ही बात है, कंपाउंड एलिमेंट के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है और मिक्सचर फिजिकल। इसका मतलब है एलिमेंट दोनों मिक्सचर और कंपाउंड दोनों को बनाने में इन्वॉल्व, एक में फिजिकल चेंज के जरिए और एक में केमिकल चेंज। नाम से भी अंदाजा हो रहा है कि कोई आपसे पूछे कि आपके ख्याल में इन दोनों में से केमिस्ट्री का टॉपिक कौन सा होगा, तो हमें केमिकल चेंज।
नाम भी वही बनता है ना, केमिस्ट्री से केमिकल चेंज, फिजिकल तो नहीं बनता। ये और बात है कि हम फिजिकल भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, लेकिन हमारा असल टॉपिक क्या होना चाहिए, केमिकल चेंजेस। केमिस्ट्री को अगर कोई रफली डिफाइन करना चाहे तो कहेगा द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट केमिकल चेंजेस। अब जाहिर सी बात है केमिकल चेंजेस मैटर करता है, इसलिए मैटर तो बीच में आएगा ही आएगा, लेकिन असल हमारा कंसर्न है केमिकल चेंजेस। और मैंने बड़ी तफसील से आपको बताया था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का, दो चीजें हम मिलाएं और ऐसा करने से उन चीजों की प्रीवियस प्रॉपर्टीज पर कोई फर्क ना पड़े, तो ये फिजिकल चेंज। और अगर दो चीजें मिलने पर अपनी पुरानी प्रॉपर्टीज खत्म करके बिल्कुल नई चीज बना लें तो दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। तो अब उसी केमिकल चेंज से कंपाउंड बनता था, और अब हम आपको उसी के बारे में बता रहे हैं कि अगर हम किसी केमिकल चेंज के प्रोसेस को डिस्क्राइब करना चाहें तो ऐसे ही डिस्क्राइब करेंगे ना, व्हेन सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन केमिकली इट फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड। ये डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको केमिकल चेंज बताया। शुरू से कह रहे हैं एलिमेंट्स के नाम की जगह उसका सिंबल यूज करते हैं, टाइम बच जाए। कंपाउंड्स की जगह उसका फॉर्मूला यूज करते हैं ताकि टाइम बच जाए। तो इसी तरह हमने कहा किसी केमिकल चेंज के बारे में बताना हो तो बजाय डिस्क्रिप्शन के तरीके से बताने के हम उसे भी शॉर्ट फॉर्म में सिंबल्स और फॉर्मूले की मदद से बताते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। नाम सुना हुआ है सबका, कम से कम इतना तो याद है कि केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन का मतलब है सिंबॉलिक अंदाज से इशारों की जबान में किसी रिएक्शन के बारे में डिस्क्राइब करना। तो जो बच्चा सिंबल और फॉर्मूले समझता है उसके लिए बड़ा आसान है कि वो इक्वेशन रिकॉग्नाइज कर लेता है। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो एक ऐसा बच्चा जिसने कभी केमिस्ट्री का नाम काम नहीं सीखा हुआ उसे इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करेगा कि सी के आगे प्लस लिखा है, लेकिन हम समझते हैं that C stands for carbon, O2 stands for oxygen, and they chemically combine, they form a compound called carbon. So जब हम ये प्रोसेस सिंबल की मदद से लिखते हैं तो इसका मतलब है ये इक्वेशन है। इक्वेशन पे जो चीज लेफ्ट साइड पे लिखी जाती है बिफोर द केमिकल चेंज वो कहलाते हैं रिएक्टेंट, and after the chemical change the new substance or substances are formed, they should be called। तो अब इस बात की समझ ये आती है कि केमिस्ट्री वालों का चूंकि टॉपिक है केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस, तो अब हम उस रिएक्शन के हर एस्पेक्ट को कवर करेंगे। यकीनन हम केमिस्ट्री का जब सारा कोर्स पढ़ लेंगे तो हम इस काबिल भी हो जाएंगे कि हम खुद से बता सकें कि जब फला चीज और फला चीज केमिकली मिलेगी तो क्या बनेगा। हम खुद से इक्वेशन लिखने के भी काबिल होंगे, कौन सी चीज किससे क्यों किस तरह मिलकर क्या बनाती है, ये सब कुछ हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप। इस वक्त हमारा कंसर्न क्या है कि क्या बना कैसे बना ये हम बता देते हैं। आपका इशू क्या है, कितना। तो इस वक्त इशू है क्वांटिटी, कैलकुलेशन। तो रिएक्शन हो जाएगा, कैसे हुआ, कब हुआ, किस तरह हुआ, ये हमारा इशू है। ये फिलहाल आपका कंसर्न है, वो हम आपको गिवन इंफॉर्मेशन। आपका काम है कितना। सो यू आर कंसर्निंग विद द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ रिएक्शन। दैट्स व्हाई हमने कहा इट डील्स विद द रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कितना रिएक्टेंट कंज्यूम करेंगे तो उससे कितना प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज व्हाट आवर कंसर्न इज। और इस काम के लिए हम आपको गिवन देंगे। सो इक्वेशन फिलहाल आपका कंसर्न नहीं है, तो क्वेश्चन का पार्ट है विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल। ओके, तो अब रिएक्टेंट उस सब्सटेंस को या उन सब्सटेंसेस को कहेंगे जो केमिकल चेंज करने के लिए हमारे पास मौजूद है, और प्रोडक्ट उसका नाम है जो केमिकल चेंज करने के बाद बना है। रिएक्शन में हम लेफ्ट पे रिएक्टेंट को लिखते हैं, राइट पर such an expression is called, ठीक है।
तो केमिकल स्टिचियोमेट्री से किस किस्म की कैलकुलेशन करेंगे हम, तो सब आप पर पहुंचाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ये जो लफ्ज लिखा है ना अमाउंट, अगेन ये मल्टी डिसिप्लिन वर्ड हो गया। अब यहाँ लफ्ज अमाउंट से हम मास इन ग्राम भी ले सकते हैं, वॉल्यूम इन डीएमयू भी ले सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ले सकते हैं। सो आप इससे सब चीजों का हिसाब ले सकते हैं, बताने को लेंगे। अभी तो फोकस करना है मुझे किस बात पर, जिस चीज की हेल्प से हम कैलकुलेशन करेंगे वो है इक्वेशन, और उसके साथ एक लफ्ज लगाया गया है बैलेंस्ड केमिकल। So one, first we have to understand what that means. एक लॉ प्रिंसिपल हमने फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी अच्छी क्लासेस में आपको पढ़ाया है, तो कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास साइंस के बेसिक तरीन प्रिंसिपल्स में शुमार है। इसके मुताबिक ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज टोटल मास रिमेन्स कांस्टेंट। जिसे आप मुश्किल जमाना कहते थे, मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये वाले जुमले कितना अच्छे हैं, और नहीं आता बात बोलने के चांस हो जाते हैं। तो मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ अदर फॉर्म ऑफ मैटर। तो जब भी कोई फिजिकल प्रोसेस होता है या केमिकल प्रोसेस होता है, चीजें अपने कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करती होंगी लेकिन अपना अमाउंट चेंज नहीं करती। तो हर केमिकल रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट्स होंगे उनका टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर, मास दोनों तरफ बराबर रहेगा। वो केमिकल चेंज की वजह से अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करेंगे, अमाउंट चेंज नहीं करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि केमिकल रिएक्शन में हमने 1 किलो रिएक्टेंट इस्तेमाल करके 2 किलो प्रोडक्ट बना। You cannot create matter. प्रोडक्ट भी 1 किलो ही बनेगा, रिएक्टेंट अलग प्रॉपर्टीज वाला था, प्रोडक्ट अलग प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, मास चेंज। ये है बेसिक प्रिंसिपल। इस वजह से हमने कहा इसे यूं कह लेते हैं, सिंस आर एटम्स और आर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मेड अप ऑफ एटम्स, तो इक्वेशन में जितने एटम रिएक्टेंट में होंगे उतने ही प्रोडक्ट। You cannot change the number of atoms on reactant and product side. तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मुराद है ऐसी इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट में मौजूद एटम्स और प्रोडक्ट में मौजूद एटम्स की तादाद बराबर। अब आम तौर पर जब हम इक्वेशन लिखते हैं जैसे इस वक्त लिखी हुई है, ये बहुत आसान सिंपल वाली इक्वेशन है। इसमें रिएक्टेंट में कार्बन का एक एटम है, प्रोडक्ट में भी एक है। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 2 हैं, O2 लिखा हुआ है, तो प्रोडक्ट में भी O2 लिखा हुआ है। सो दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। और फर्क ये नजर आया कि रिएक्टेंट में कार्बन और ऑक्सीजन 2 अलग-अलग चीजें हैं। कार्बन एक ब्लैक कलर का सॉलिड और ऑक्सीजन इज कलरलेस गैस, इट सपोर्ट्स बर्निंग। अब ये दोनों मिले तो काले रंग का सब्सटेंस गायब हो गया और अब एक कलरलेस गैस ऐसी बन गई जो अपोज करती है बर्निंग को, तो बर्निंग को खत्म कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक नया सब्सटेंस, यानी दोनों ने अपनी नेचर को चेंज करके एक नया सब्सटेंस बना दिया, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स को कोई फर्क नहीं। तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। तो हम यहाँ एक हल्का फुल्का सा आपको कोई रिवीजन ये कराना चाहते हैं कि हमें सिंपल इक्वेशंस की बैलेंसिंग रिकॉल करना है। इक्वेशन बैलेंस करने का उसूल ये है कि जितने एलिमेंट्स के एटम रिएक्टेंट में होंगे उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए। पहले से हैं फिर नहीं है तो हम उन्हें सिंपल तरीके से बैलेंस करें। सिंपल तरीका क्या हो सकता है, बस आपको ये याद रखना है कि यू हैव टू कीप द एटम्स ऑन ईदर साइड इक्वल, तब वो कहलाएगी बैलेंस इक्वेशन। मसलन अब एक और एग्जांपल ये बनती है कि हम हाइड्रोजन और क्लोरीन लिखें और प्रोडक्ट में बना X। अब यहाँ बहुत आसानी से दिखाई दे रहा है कि इन आर रिएक्टेंट देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स, H2 लिखा हुआ है, Cl2 भी 2 है, Cl2 लिखा हुआ है। प्रोडक्ट में HCl को मिलाया तो अब एक H है और एक Cl है, तो ये इक्वेशन
तो बैलेंस सही है, हमारे प्रोडक्ट में हाइड्रोजन क्लोरीन कम है, एक करके कैसे करें बैलेंस? जो काम हम कर सकते हैं और जो काम हम नहीं कर सकते वो समझना है। ऑब्वियसली मुझे यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन प्रूव करने हैं। एक तरीका ये समझ में आता है कि आई शुड राइट इट लाइक दिस, दिस इज नॉट अलाउड, क्योंकि जो नंबर हम यहाँ नीचे लिखते हैं इससे पहले बता चुके हैं आपको, वो फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं। यू कैन नॉट चेंज द फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस फॉर बैलेंस, इसलिए ये कहलाता है सबस्क्रिप्ट। यहाँ आप नंबर नहीं लगा सकते, यू कैन नॉट राइट एनी नंबर इन द सबस्क्रिप्ट ऑफ एनी सिंबल। फिर कैसे बैलेंस करें? आप कोफिशिएंट पे नंबर ऐड करें, तो आप यहाँ पर 2 लगाएंगे, ये 2 पूरे HCl के लिए हो गया, H के लिए भी हो गया, Cl के लिए भी हो गया। तो अब हाइड्रोजन भी 2 हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गए, इधर भी थे, तो ये इक्वेशन है। तो अब तरीका यही है, आप पहले इक्वेशन के सारे आइटम्स को एक नजर में जज करें कि कौन बैलेंस है और कौन बैलेंस नहीं। जो एलिमेंट बैलेंस नहीं है उसे आप इसी तरह एप्रोप्रिएट साइड पर 2 लगाकर 3 लगाकर बैलेंस करेंगे। इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, तुक्के मार के बैलेंस करना कहलाता है। इसका मतलब है देयर इज नो सिस्टमैटिक वे ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशन, बल्कि ये कॉमन सेंस से और हिट एंड ट्रायल से होगा कि सिचुएशन को देखकर आप ये फैसला करेंगे कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किस साइड को नंबर की जरूरत है और किस नंबर। यू ऑलवेज स्टार्ट विद द लीस्ट वन। आप पहले 2 से ट्राई करेंगे, क्या मेरे 2 लगाने से बैलेंस हो रही है बात या नहीं। 2 से नहीं होगी तो फिर 3, 3 से नहीं होगी तो 4। ऑलवेज स्टार्ट विद द लीस्ट वन, बड़े नंबर से नहीं। तो जैसा मैंने कहा, यहाँ इस वक्त केमिकल स्टिचियोमेट्री में हम जिन इक्वेशंस को आपसे बैलेंस कराना चाहते हैं वो है सिंपल इक्वेशन, जो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 स्टेप्स में बैलेंस हो जाएंगी बाय अप्लाइंग सिंपल 2 3 4 एक्सपोनेंशियल। आपको बहुत ज्यादा मेहनत और लंबे चौड़े नंबर लाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी भी इक्वेशन होती है जिनकी बैलेंसिंग में थोड़ी परेशानी होती है, वो फिलहाल इस टॉपिक में हमारा इशू नहीं है और ना ही हम उसमें आपको तंग करें। तो वी जस्ट नीड कि आप सिंपल इक्वेशन बैलेंस करने के काबिल बने, और नंबर 1 और नंबर 2 मोस्टली यानी 30 इयर्स से इस किताब से क्वेश्चन पेपर बना है और हर साल केमिकल स्टिचियोमेट्री का सवाल आता है। 2 मर्तबा या 3 मर्तबा उन्होंने इक्वेशन बैलेंस नहीं, वरना हमेशा वो बैलेंस। तो जब उन्होंने नहीं दी है तो आप कर लें तो वो 2 लगा के बैलेंस हो जाती है, इतनी सिंपल इक्वेशन। तो इसकी आदत हमें, और ये पता हो कि बैलेंस इक्वेशन को यूज कैसे करते हैं। तो उसके बाद का होगा, तो मुश्किल इक्वेशन की फिलहाल टेंशन नहीं। तो अब ये जितनी सिंपल मैंने लिखी है तकरीबन इतनी ही सिंपल आपके लिए लिख रहा हूँ, जरा ट्राई कीजिए।
फर्स्ट वन हमारे पास नाइट्रोजन यहाँ दो है, तो अगर मैं यहाँ भी टू लगा दूं तो नाइट्रोजन बैलेंस, लेकिन इस टू को लगाने से 2 3 6 नाइट्रोजन हो गए, और हाइड्रोजन भी बैलेंस है। सल्फर यहाँ ऑलरेडी बैलेंस है, तो अगर ऑक्सीजन यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, मैंने अगर यहाँ 2 लगाया तो ये 2 3 6 हो जाएगा, और सल्फर भी 2 हो जाएगा, तो फिर यहाँ 2 लगा दीजिए, इससे सल्फर भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी हो गया। इस यहाँ लिथियम 2 है, तो अगर हम यहाँ 2 लगा दें तो लिथियम बैलेंस, लेकिन फिर ऑक्सीजन नहीं होगा। अब आपने कहा यहाँ 2 लगाइए तो ऑक्सीजन भी 2 हो गए और लिथियम, कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन 4, तो यहाँ 2 लगा दिया, हाइड्रोजन यहाँ भी 4 हो गए। अब ऑक्सीजन इस जगह पर टोटल है 4 और यहाँ है 2। The point is, by just using 2, 3 और 4 small numbers and 1 or 2 steps, एक या दो ट्रायल में आप बता दो, तो कम से कम इस सिंपल अंदाज से आप वाक़, ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट कर लिए, या तो आपने कर दी बैलेंस या हमने आपको दे दी इक्वेशन बैलेंस। नाउ वी हैव ए बैलेंस इक्वेशन लाइक दिस फर्स्ट वन, ये वाली इक्वेशन हमें गिवन। अब केमिकल स्टिचियोमेट्री के हर सवाल ये होगा हमारा क्वेश्चन का पार्ट कि हम किसी ना किसी रिएक्शन की इक्वेशन देंगे और बैलेंस, और अब इससे मुतालिक सवाल पूछेंगे, दैट इज द अमाउंट बिटवीन रिएक्टेंट एंड सब्सट्रेट। हाउ कैन आई यूज दिस इक्वेशन? तो मुझे समझना है कि इस इक्वेशन में आपने बैलेंसिंग करने के लिए भी जो नंबर यूज किए, तो आप वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल रेशियो। हमने मोल की टर्म बनाई ही इसीलिए थी कि वो नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स का यूनिट है, ठीक है ना। तो अब इस इक्वेशन का मतलब है कि नाइट्रोजन का 1 मोल जब हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्ट करता है तो वो बनाता है अमोनिया के NH3 तो ये 1 3 2 जो मोल रेशियो इक्वेशन में गिवन है, ये हम इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे। तो हर बैलेंस इक्वेशन में अगर किसी भी चीज के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब है 1 है, और अगर कोई कोफिशिएंट लगा है तो वो उसके मोल को जाहिर करता है। ये इतनी सी बात समझ लेने के बाद अब वो बच्चे जो समझदार हैं उनका काम खत्म हो गया। उसकी वजह ये है कि आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि मैं मोल से मास कैसे निकालता हूँ, मैं मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालता हूँ, और मैं मोल से वॉल्यूम कैसे निकालता हूँ। यही हमें करना है। इक्वेशन गिवन होगी यानी कि मोल रेशियो गिवन, and using that mole ratio you can easily find the mass, volume or number of particles of any given reaction. इस बेहाफ पर ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला काम या पार्टिकल्स वाला काम हम थोड़ा कम करते हैं, बहुत कम। ज्यादातर हमारा कंसर्न अमाउंट में दो चीजें होती हैं, मास और वॉल्यूम। इस लिहाज से फॉर एनी केमिकल रिएक्शन हम आम तौर पर जो स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं उन्हें हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वो कहलाती है टाइप्स ऑफ स्टिचियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स। मास relationship, mass volume relationship है
इन नामों से आपको सिर्फ ये अंदाजा हो रहा है कि हम अमाउंट को किस अंदाज से इस्तेमाल करेंगे। तो अब जो डेफिनेशन में लफ्ज था कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रिलेशन है, तो दिस कुड बी ऑफ थ्री टाइप। इसका मतलब है हम आपको कोई भी रिएक्शन की इक्वेशन देंगे और उस इक्वेशन में किसी भी चीज का मास गिवन देकर किसी दूसरी चीज का मास पूछेंगे। तो अगर हम मास एक सब्सटेंस का देकर दूसरे सब्सटेंस का मास पूछें तो ये टाइप कहलाएगी मास मास रिलेशनशिप। एक चीज का मास देकर दूसरे चीज का वॉल्यूम पूछे या दूसरे का वॉल्यूम देकर एक का वो मास पूछे तो कहलाएगा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। वॉल्यूम में और वॉल्यूम में पूछने तो उसका मतलब होगा वॉल्यूम। तो ये तीन नाम हमने इस बुनियाद पर बनाए हैं कि क्वेश्चन में हम क्या चीज गिवन देंगे और क्या चीज रिक्वायर्ड। तमाम तरह के इन तीनों टाइप्स में हर क्वेश्चन के अंदर एक बात तय है कि हम आपको एक रिएक्शन देंगे इक्वेशन के साथ और फिर उस रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी भी एक चीज का अमाउंट मास या वॉल्यूम में आपको गिवन होगा और किसी भी दूसरी चीज का अमाउंट मास या वॉल्यूम में आपसे पूछेंगे। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे और आपको वो कैलकुलेशन सीखनी है, ठीक है ना। तो आइए इस सारे बैकग्राउंड को सुनने के बाद पहला सवाल सबसे सिंपल इस टाइप से शुरू करते हैं। Here is the first question, the most serious one. जैसा मैंने कहा वैसे ही सवाल की बिगिनिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल we provided a reaction of the equation. सबसे पहले आपने कहा consider the following reaction, reaction equation की दीवार पे लिखा। उसके मुताबिक हमारे रिएक्टेंट में है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और वो रिएक्शन के नतीजे में डीकंपोज हो रहा है, दो टुकड़े हो रहे हैं उसके, एक बनता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड और एक बनता है CO2 कार्बन। इक्वेशन गिवन है और आप चेक कर सकते हैं इट्स ऑलरेडी बैलेंस्ड, तो आपको बैलेंसिंग का भी कोई टेंशन नहीं। अब हमारा क्वेश्चन इस हिसाब से है, हमने अपनी रिएक्शन में लिखा इफ 40 ग्राम ऑफ CaCO3 इज यूज्ड। जैसे मैंने कहा हम रिएक्शन में से किसी एक सब्सटेंस का अमाउंट आपको गिवन है, वो कौन होगा, वो रिएक्टेंट भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट भी हो सकता है। फॉर द फर्स्ट टाइम हमने आपको रिएक्टेंट का मास बता दिया 40। अगर हम 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इस्तेमाल करें तो बताइए कैल्शियम ऑक्साइड कितना, तो ये हिसाब लगा के बताना है कि इस 40 में से कितना कैल्शियम ऑक्साइड है, क्योंकि आगे चलकर इसके दो टुकड़े होगा। कार्बन डाइऑक्साइड बना है Ca, तो अब CaO कितना बनाएंगे आपने हमें बताना है यूजिंग दिस इक्वेशन। तो इस सवाल को करने का क्या तरीका होगा, जहन में रहे जितने भी क्वेश्चन अब आप यहाँ से लेकर आखिरी सवाल तक करेंगे, हर एक में कॉमन बात क्या रहेगी, एक रिएक्शन होगा इक्वेशन के साथ गिवन होगा, हर दफा इक्वेशन बदल देंगे और क्या नए नए केमिकल क्या करेंगे और कुछ नहीं होगा। हर दफा हम किसी भी एक चीज का अमाउंट डालते और किसी भी दूसरी चीज का अमाउंट डालते, तो यही पैटर्न यही है। तो आप जैसा कि मैंने कहा थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखेंगे। अब ये है प्रॉपर न्यूमेरिकल। इससे पहले मोल एंड एवोगैड्रो नंबर्स शॉर्ट क्वेश्चंस थे, बहुत ही छोटे छोटे एक एक स्टेप के, उनको हम
यूनिट कन्वर्जन कहते हैं, प्रॉपर न्यूमेरिकल नहीं, तो उसमें हमने आपसे कहा बात होगा डायरेक्ट करने को नहीं, यहाँ प्रॉपर स्टेप्स शो करने जरूरी है, तो उसी को फॉलो कीजिएगा, जल्दबाजी ना कीजिएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहला काम है कि आप गिवन और रिक्वायर्ड यहाँ मेंशन करें, क्या चीज गिवन है और क्या चीज रिक्वायर्ड है। तो मुझे गिवन है मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट व्हिच इज 40 ग्राम, और मुझे चाहिए है मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर, क्वेश्चन में लिखा है, इसकी लैंग्वेज में कोई इशू नहीं है, बात करें। हमारा डेटा का अगला काम ये होगा कि जो चीजें गिवन और रिक्वायर्ड हैं उनका हमें मोलर मास मेंशन करना है, क्योंकि उनकी जरूरत कैलकुलेशन में पड़ेगी, तो वो यही मेंशन कर रहे हैं। मोलर मास निकालना हमें आता है, हमने मोल एवोगैड्रो नंबर किया है। तो अब क्या चीज गिवन है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या चीज रिक्वायर्ड है, कैल्शियम ऑक्साइड। दोनों का मोलर मास निकालने के लिए एटॉमिक मास आपके सामने मौजूद है। आप सबसे पहले निकालेंगे मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और जिन लोगों को ये नहीं पता मैं फिर बहुत आसान काम है, हमारे समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला देखेंगे CaCO3 का मतलब है कैल्शियम का एक एटम है, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 प्लस कार्बन का भी एक एटम है 12 प्लस ऑक्सीजन के 3 है, तो 16 को 3 टाइम्स देना है, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 ऐड कीजिए, ये आंसर आएगा 100। यूनिट ऑफ मोलर मास इज ग्राम पर मोल, तो इसका मतलब है ये आ गया 100 ग्राम पर। अब दूसरी चीज है जो रिक्वायर्ड है, वो है मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो आप कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास कैसे निकालेंगे, CaO, कैल्शियम का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, बहुत ही आसान, 40 प्लस 16 इट शुड बी 56। ये आपका डेटा बन गया, जिसमें आपने गिवन लिख दिया, रिक्वायर्ड लिख दिया, और जो गिवन और रिक्वायर्ड है उनके मोलर मास। उसके अलावा इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड भी नजर आ रहा है, ना गिवन है ना रिक्वायर्ड है, उससे हमने इग्नोर कर दिया, उससे हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन का रेफरेंस देंगे। इन योर इक्वेशन दिस इज बैलेंस, आपको कोट करना है व्हाट इज द मोल रेशियो बिटवीन गिवन एंड रिक्वायर्ड। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों का मोल रेशियो क्या है, इक्वेशन के हिसाब से 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। और क्लियर नजर आ रहा है कि 1 मोल CaCO3 is equals to 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ये बात। अब आपका काम आसान हो गया, इस मोल को मास में चेंज कर दें, बिकॉज यू नीड मास ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होगा, मोल से मास निकालने का तरीका है मोल इनटू मोलर मास, तो 1 को जब आप मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल्स टू 100 ग्राम, तो मैं ऐसे लिखूं, कोई एतराज की बात तो नहीं है। और 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बराबर होगा 56। मेरा ख्याल में इतनी अलजेब्रा हमें आती है, अगर हम ये 100 इस साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यूनिटरी मेथड कहलाता है 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट शुड बी इक्वल्स टू 56 डिवाइडेड बाय 100। और मुझे कितने ग्राम में मालूम करना है, 40, तो दोनों साइड्स पे 40 ग्राम ले लें, तो 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट शुड बी इक्वल्स टू। जब आपको इस तरह से कंपैरेटिव कैलकुलेशन करनी हो, यूनिटरी मेथड होता है 100
ग्राम से 56 ग्राम मिलता है, तो 1 ग्राम से कितना मिलेगा, 100 को यहाँ आकर डिवाइड कर देंगे, फिर 40 से कितना मिलेगा, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे सॉल्व करके बताइए क्या जवाब आया। इट इज 22.4 ग्राम कैल्शियम डब्बों से तो निकल आओ। अब फिर समझ लें इस बात, हर काम करने के बहुत सारे तरीके हैं, ये बात है। यहाँ हमारे दो मशहूर तरीके होते हैं। ये तरीका आसान वाला जिसमें कम मेहनत है, दूसरा तरीका कहलाता है मोल मेथड। बच्चे जो तो ये देखते हैं ना कितनी लाइनें लिखनी पड़ रही हैं, उस हिसाब से वो मोल मेथड थोड़ा सा बड़ा, लेकिन है। तो अब सबसे पहली और जरूरी बात जो है वो ये है कि जब अभी से लास्ट तक के लिए समझ, कराची बोर्ड के पैटर्न में चाहे वो आप बात अच्छी लगे या बुरी लगे, नहीं हो सकता है मैं जाऊँ तो क्या फायदा, सब आपका हक है, आप सोचो। लेकिन इशू ये है कि बोर्ड वाले आपके घर नहीं आए थे कि हमारे यहाँ से इम्तिहान दो, आप जा रहे हैं, तो आपको उनकी सुननी पड़ेगी, वो आपकी। तो देयर इज ए रिक्वायरमेंट कि जब हम जवाब लिखें तो हमारे काम की पूरी वजाहत, ये डेटा बनाने की लॉजिक ये समझाना है कि बच्चे ने सवाल पढ़ा, उसे समझा और उसने हमें बताया ये गिवन है, ये रिक्वायर्ड है, और फिर सोचने की बात है कि दोनों को आप यहाँ इस्तेमाल करें। आपको कहाँ से पता चलेगी ये क्या है, तो आपने भी बता दिया, निकालना तो है ही आपको, चाहे आप लिखे या ना लिखे। आपको नहीं आ जाएगा कि CaCO3 का मोलर मास 800 है, रफ में से ही निकालेंगे तो ना। तो हम चाहते हैं जो कुछ आप कर रहे हैं वो आप रिपोर्ट करें, कि जब कॉपी चेक होगी तो आप उसके सामने नहीं है, आपका काम उसके सामने, आप हर चीज डायरेक्ट लिख दें, तो हमें ये नहीं समझ आएगा कि आपने खुद किया है या नकल मारी है। एक बार तो इसलिए कोशिश ये करेंगे कि ये तो इतनी बड़ी चीज नहीं है, आप डेटा जरूर बनाएंगे और ये बात हमेशा के लिए याद रखें। फिर उसके बाद यहाँ पर आप आए तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, केमिकल इक्वेशन का मकसद है आपको मोल रेशियो बताना। इस वक्त जो सवाल है उसमें इक्वेशन बहुत आसान थी, रिक्वायर्ड और गिवन दोनों में 1:1 रेशियो था। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मोल कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड, मैंने वो मेंशन किया। और फिर इस मोल को मास में चेंज किया, उसका तरीका है मोलर मास से मल्टीप्लाई। अब 1 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 ही आएगा, तो मैंने 100 लिख दिया। इसका मोलर मास है 56, 1 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा, इसलिए मैंने लिख दिया। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि अब ये सवाल हम 6-7 की मैथ्स में करते थे यूनिटरी मेथड के, तो इस तरह के सवाल होते हैं ना, जमील ने 15 पेंसिल 21 रुपए की खरीदी तो 17 कितने की खरीदे, वो यूनिटरी मेथड कहलाता है। उसमें हमने लिखा फॉर 100 ग्राम देयर आर 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो अगर ये 100 यहाँ ले आएंगे तो ये 1 का हो जाएगा, यूनिट का मास निकल आएगा, और फिर जो भी आपको रिक्वायर्ड है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आंसर 22 अब हर दफा ये सवाल ऐसे ही होगा, सिर्फ इक्वेशन बदलेगी,
सिर्फ रेशो बदलेगा, हम हर काम इसी तरह करेंगे। तो ये अभी शुरू हुआ है, चूंकि फिर वही बात है, न्यूमेरिकल्स करेंगे तो फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप नेक्स्ट क्लास में आए हर एक के पास अपना कैलकुलेटर हो, ताकि किसी को भी कैलकुलेशन के लिए आजू बाजू में